गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं आपके सामने जो है उसी कंजंक्शन के सीरीज़ में बात करने के लिए आया हूँ। पिछले कई क्लासेस से हम लोग कंजंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अनटिल अनलेस यानी कंडीशनल कंजंक्शन के बारे में बात सुनी थी, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक ये सुना था। उस दिन मैं बात कर रहा था कि भाई कंडीशनल कंजंक्शन के रूप में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे अनटिल है या अनलेस है, सपोजिंग है, इफ़ है, व्हेन या बिफोर भी है, टिल है ना। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो मैंने उस दिन एक बेसिक ये बताया था कंडीशन के लिए, कंडीशनल क्लॉज के लिए दरअसल, कि जो कंडीशनल क्लॉज हमारा होता है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जा सकता, जबकि हिंदी में उसका मीनिंग कैसा होता है, फ्यूचर का ही होता है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कंडीशनल सारे कंजंक्शंस को लेकर वो ये कि कभी भी वो फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। उसी कड़ी में आज हम लोग कंडीशनल कंजंक्शन में इफ को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे भाई? इफ को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इफ को सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किस तरह से होता है। जैसा कि अभी आपने सुना और पिछली क्लास में भी जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने देखा या सुना होगा कि भाई कंडीशनल क्लॉज को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता। उसी तरह से इफ भी चूंकि हमारा कंडीशनल कंजंक्शन है, इफ को भी कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इफ को हम फ्यूचर में तो नहीं लिखेंगे। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट में लिखा जा सकता है या तो पास्ट में लिखा जा सकता है। अब हमें यहां पर यह समझना है कि यदि वो प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो प्रेजेंट की कौन सी कैटेगरी में लिखा जाएगा, या पास्ट में लिखा जाएगा तो पास्ट की कौन सी कैटेगरी में लिखा जाएगा। इफ को लेकर दरअसल हमें इस बात को समझना है। तो चलिए आइए समझते हैं। एक जरूरी बात जो इफ के बारे में आपको जानना है वो ये कि इफ को जब भी हम सेंटेंस में लिख रहे होंगे कंडीशन बताने के लिए, और उसके साथ एक दूसरा सेंटेंस होगा जो उस कंडीशन का रिजल्ट होगा, तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच टेंस के कैटेगरी का कॉम्बिनेशन पाया जाना जरूरी होता है। इफ के केस में खास तौर से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इफ को लेकर, आपने अभी सुना कि या तो प्रेजेंट में यूज किया जाएगा या तो पास्ट में यूज किया जाएगा। तो आपने जब टेंसेस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को लेकर उसकी कैटेगरीज भी पढ़ी होगी। यानी अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा। उसी तरह से पास्ट में भी आपने पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से फ्यूचर में भी आपने कैटेगरीज पढ़ी होगी, जहां पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा। इस तरह से टोटल आपने 12 कैटेगरीज पढ़ी होगी। तो मैं अभी कह रहा था कि जब कभी भी इफ से हमें सेंटेंस लिखना होता है, यानी इफ के माध्यम से हमें कंडीशन बतानी होती है, तो उस कंडीशन में हमें इफ के कंडीशन और रिजल्ट के बीच जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं उस दोनों सेंटेंस के बीच टेंस की कैटेगरी का कॉम्बिनेशन पाया जाना जरूरी होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इफ को इंडेफिनिट के कैटेगरी में लिखा है, मान लिया जाए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा इफ को, या इफ वाले सेंटेंस को आपने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, अगर आप इंडेफिनिट की कैटेगरी में इफ को लिख रहे हैं तो उसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली किस में आएगा? फ्यूचर के इंडेफिनिट में आएगा। यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट के बीच क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपने कंडीशन परफेक्ट टेंस में लिखा तो रिजल्ट किस में आएगा? फ्यूचर के परफेक्ट में आएगा। चूंकि हमें पता है कि भाई कंडीशन तो फ्यूचर में नहीं आ सकता, जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जो रिजल्ट हमारा होता है, रिजल्ट हमेशा किस में आता है? फ्यूचर में ही आता है। लेकिन उस कंडीशन और रिजल्ट के बीच हमें क्या रखना है? हमेशा कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है कि जिस कैटेगरी में हमारा कंडीशन है ठीक उसी कैटेगरी में उसका क्या होगा? फ्यूचर में रिजल्ट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इफ को हम किस किस कैटेगरी में यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में यूज करें तो प्रेजेंट की किस कैटेगरी में यूज किया जाएगा, अगर हम पास्ट में यूज करें तो पास्ट की किस किस कैटेगरी में यूज किया जाएगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इफ को यूज किया जाता है, और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट के इंडेफिनिट में या पास्ट के परफेक्ट में यूज किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई और भी तो बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें हम इफ को क्यों नहीं यूज कर सकते? तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा क्या बचा आपके पास। अगर प्रेजेंट की आप बात करें तो प्रेजेंट में या तो कॉन्टिन्यूअस है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये 3 बच रहे हैं आपके पास। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इफ जो है वो कहीं ना कहीं कंडीशन की बात करता है, और कंडीशन तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि उसका रिजल्ट हमारे सामने ना आ जाए। लिहाजा अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वो तो फॉर अ मोमेंट की बात करता है ना, लिहाजा फॉर अ मोमेंट के लिए कंडीशन होता है नहीं, इसलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कंडीशन नहीं लिख सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कंडीशन नहीं लिख सकते। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहां पर भी कंडीशन इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि अगर कोई कंडीशन पूरी ही हो गई रिजल्ट आने से पहले, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं लिखा जाएगा। यानी आपको बेसिकली समझना चाहिए कि कंडीशन जो है ना हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने कभी इंडेफिनिट टेंस को लेकर पढ़ा होगा कि इंडेफिनिट टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन की बात करता है, और कहीं ना कहीं कंडीशन एक तरह से क्या होता है, तब तक बना रहता है जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए। इस वजह से हम कंडीशन को यानी इफ को या तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, या तो इफ को हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, या फिर कंडीशन हमारा किस में आता है, पास्ट के परफेक्ट में भी आता है। और पास्ट के परफेक्ट में भाई इसलिए आता है कि चूंकि वो बीती हुई बात हो चुकी, वो कंडीशन भी बीत चुका हमसे, वो रिजल्ट भी हमसे बीत चुका, यानी वो काम पूर्णतः क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है ना। और परफेक्ट में बात भी यही होती है, तो हम कंडीशन को पास्ट के परफेक्ट में लिख सकते हैं, और जिस कैटेगरी में आप कंडीशन लिखेंगे उसी कैटेगरी में उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। यानी इफ को अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो उसका रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इफ को यदि अगर आपने जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, कन्वर्टेड इनटू पास्ट, यानी वो पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी वहां पर विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, ताकि दोनों सेंटेंस के बीच टेंस के कैटेगरी का क्या आ सके, कॉम्बिनेशन आ सके। या फिर इफ को हम जब पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, फ्यूचर के परफेक्ट में आएगा, और वो भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। यानी वहां पर भी आप विल का क्या करोगे, वुड करोगे, और शैल का क्या करोगे, शुड करोगे। तो चलिए आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इफ को हम किस किस कैटेगरी में यूज करेंगे, और उसी के अनुसार उसका क्या होगा, फ्यूचर में रिजल्ट होगा। यानी अभी जैसा कि मैं कह रहा था, इफ को किस में यूज करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। किस में यूज करेंगे भाई, पास्ट के इंडेफिनिट में। यानी कंडीशन आप किस में लिख रहे होंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो रिजल्ट किस में आएगा, सिंपली फ्यूचर के इंडेफिनिट में। किस में आएगा भाई, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, क्योंकि रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में ही आता है। ठीक है, पहले फॉर्मेशन सेंटेंस का यूं कुछ होगा, यानी कंडीशन किस में, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। दूसरा ये कि अगर हम इफ की बात करें तो इफ किस में सॉरी एक मिनट मिस हो गया, थोड़ा सा यहां पर सही कर लें। यानी मैं लिखना ये चाह रहा था प्रेजेंट की, चूंकि मुझे प्रेजेंट को पहले बताना है। यानी इफ जो आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में तो होगा, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब इफ को किस में लिखेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो रिजल्ट हमारा सिंपली किस में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। लेकिन कंडीशन को अगर आप पास्ट के इंडेफिनिट में लिख रहे होंगे, किस में लिख रहे होंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में लिख रहे होंगे। एक्चुअली मुझे पास्ट वाला बाद में लिखना था, वो धोखे से लिखा गया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। तो दूसरा ये कि इफ को आप किस में लिख रहे होंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में जब लिख रहे होंगे तो रिजल्ट हमारा किस में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। यहां पर भी किस में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा, लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। क्यों, इसलिए कि हमें दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बताना है ना, यानी पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के बीच,
इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन इंडेफिनिट के बीच, और रिजल्ट तो फ्यूचर में होता ही होता है, अभी आपने सुना था। तीसरा फॉर्मेशन सेंटेंस का यूं होता है कि इफ को आप किसमें यूज कर रहे होंगे, पास्ट के परफेक्ट में। किसमें यूज कर रहे होंगे भाई, पास्ट के परफेक्ट में। यही तीन कैटेगरी में यूज किया जाता है इफ। तो जब इफ को आप पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। रिजल्ट किसमें होगा, रिजल्ट तो हमेशा फ्यूचर में होता ही है, तो रिजल्ट किसमें होगा, फ्यूचर के परफेक्ट में होगा। और ये फ्यूचर परफेक्ट भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। तभी तो पास्ट का पास्ट के बीच कॉम्बिनेशन, परफेक्ट का परफेक्ट के बीच कॉम्बिनेशन आएगा, और रिजल्ट तो फ्यूचर में होता ही होता है। ये दरअसल हमारे फॉर्मेशन होते हैं इफ को लेकर। फिर से मैं बोल दूं, क्या इफ को जब हम किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट में अगर यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ यूज किया जाएगा, और जब इफ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो रिजल्ट सिंपली किसमें होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। दूसरा ये कि पास्ट में जब हम इफ को यूज कर रहे होते हैं तो पास्ट के टू कैटेगरीज में यूज किया जाता है, या तो पास्ट के इंडेफिनिट में या तो पास्ट के परफेक्ट में। जब हम कंडीशन को पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो रिजल्ट किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, लेकिन वो रिजल्ट कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। यानी यहां पर हम विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, शैल का हम क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर कंडीशन आपका पास्ट के परफेक्ट में है तो रिजल्ट किसमें चला जाएगा, फ्यूचर के परफेक्ट में चला जाएगा, और वो फ्यूचर परफेक्ट भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। यानी यहां पर भी आप क्या करेंगे, विल का वुड करेंगे और शैल का शुड करेंगे। चलिए पहले भाई इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से इस चीज को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम लोग बात करेंगे इफ को किसमें लेकर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर, तो उसका रिजल्ट सिंपली किसमें होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed। मैंने एक सेंटेंस लिखा, if you work hard you will succeed। यदि आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब देखिए ये जो if से आपने सेंटेंस लिखा, if you work hard, ये क्या है भाई, कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मेहनत करने का नतीजा क्या मिल रहा है, सफलता प्राप्त होना। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। और जैसा कि आपने अभी सुना कि रिजल्ट हमेशा किसमें होता है, फ्यूचर में। लेकिन इसका जो हिंदी में मैं मीनिंग कर रहा हूं, ये फ्यूचर की तरह मैं मीनिंग कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आप परिश्रम करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। यानी हिंदी में इसका मीनिंग फ्यूचर जैसा हो रहा है, लेकिन सेंटेंस आपने किसमें लिखा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा है। चूंकि फ्यूचर में कभी कंडीशन हो ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि हिंदी में इसका मीनिंग फ्यूचर जैसा होता है तो एग्जाम में भी क्या किया जाता है, इस सेंटेंस को गलत किया जाएगा तो कंडीशन वाले सेंटेंस को फ्यूचर में लिखकर आपको दे दिया जाता है। हालांकि ये सेंटेंस अभी पूरी तरह से सही है, दोनों के बीच आप कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे कि कंडीशन हमने किस में लिखा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा है। आपने सुन रखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और रिजल्ट आपने किसमें लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप जानते हैं कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब विल और शैल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना। यानी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि चूंकि कंडीशन वाले सेंटेंस में उसका हिंदी में मीनिंग फ्यूचर की तरह होता है, तो बोर्ड क्या करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करें, चाहे एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जब वहां पे इफ को पूछा जाता है तो अक्सर इफ वाले क्लॉज में, यानी जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें विल को ऐड कर दिया जाता है। यानी विल को ऐड करके सेंटेंस को क्या किया जाता है, इनकरेक्ट किया जाता है। तो एक जरूरी बात जो आपको याद रखना है वो ये कि इफ वाले सेंटेंस में कभी भी विल, कभी भी शैल, कभी भी शुड, कभी भी वुड, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग अगर आपको दिख जाए तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस आपको कभी भी सही नहीं मानना है। तो अगर यहां पर हम विल यूज कर लें तो सेंटेंस गलत, या फिर अगर इसके कॉम्बिनेशन को ब्रेक करके दिया जाएगा तो बोर्ड क्या करेगा, यहां पर जो आपने विल लिखा है, इस विल को वो क्या करेगा, वुड कर देगा। क्या करेगा भाई, वुड कर देगा, तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट। क्यों,
इसलिए कि अगर आप यहां पर वुड कर दोगे तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, कि भाई इधर आपने कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट में उसका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन जब आपने विल का वुड कर दिया तो आपका रिजल्ट किस में जा रहा है, फ्यूचर रिजल्ट किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। भाई ये विल का वुड तब होगा या शैल का शुड तब होगा जब इधर कंडीशन आपका किस में आ रहा होगा, पास्ट में आ रहा होगा। अगर कंडीशन हमारा प्रेजेंट में है तो इधर कभी भी वुड या शुड वगैरह हम यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, इफ यू इन्फॉर्म्ड हिम, इफ यू इन्फॉर्म्ड हिम, अगर तुम उसे बता देते, इन्फॉर्म कर देते, ही वुड कम हियर ऑन टाइम, तो वो यहां समय पर आ जाता या आ जाते वो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने इफ के साथ जो सेंटेंस लिखा, इफ यू इन्फॉर्म्ड हिम, ये हमारा क्या है, कंडीशन है भाई, ये क्या है हमारा, कंडीशन है। और आप देख रहे होंगे कंडीशन जो मैंने लिखा है वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया इन्फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। तो इधर देखिए रिजल्ट जो मैंने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहां पर इस विल को मैंने क्या कर दिया है, वुड में चेंज कर दिया है, चूंकि पास्ट के साथ क्या आ सके, कॉम्बिनेशन आ सके, और रिजल्ट तो हमारा फ्यूचर में होता ही होता है। और ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। अब यहां पर अगर वुड को है ना क्या कर दिया जाए, विल कर दिया जाए, तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कि भाई कंडीशन तो आपने पास्ट में लिखा, पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा, लेकिन रिजल्ट को आप किस में ले जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जा रहे हैं, यानी वो फ्यूचर इंडेफिनिट तो पास्ट में कन्वर्ट होगा ना, तभी तो पास्ट का पास्ट के बीच कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को ब्रेक करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर वुड को हम विल कर दें तो सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। या फिर अगर इधर मैं यू के बाद हैड लगा दूं तब भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, अगर मैं इधर हैड लगाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और इधर रिजल्ट किसमें लिखा है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, जो कि कन्वर्ट किया गया है पास्ट में, तो इधर इंडेफिनिट की कैटेगरी होगी और इधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी होगी। तो कैटेगरी चेंज हो रही है, यानी इधर परफेक्ट की कैटेगरी कंडीशन और रिजल्ट किसमें आ रहा है, इंडेफिनिट की कैटेगरी में, तो भी सेंटेंस गलत। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी इफ से सेंटेंस दिया जाता है ना, तो उसमें दोनों सेंटेंस के बीच कुछ ना कुछ बदलाव करके आपसे पूछ लिया जाता है। यानी कभी कंडीशन वाले सेंटेंस में बदलाव करके पूछ लिया जाएगा, कभी रिजल्ट वाले सेंटेंस में बदलाव करके पूछ लिया जाएगा। तो दोनों पार्ट के फॉर्मेशन को आपको अच्छी तरह से क्या करना है, याद रखना है। वो ये कि इफ अगर पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं आपको, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आगे और सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे आप कहें, इफ आई हैड gone to Delhi, I would have seen the Red Fort. मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अगर मैं दिल्ली गया होता तो मैं लाल किले को देखा होता। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो हमने कंडीशन लिखा है वो किस में लिखा है भाई, पास्ट के परफेक्ट में। मैंने किस में लिखा है भाई, कंडीशन पास्ट के परफेक्ट में लिखा है। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा क्या है, कंडीशन है, जिसको मैं किस में लिख रहा हूं, पास्ट के परफेक्ट में। और यहां पर जो आई वुड हैव सीन द रेड फूड लिखा है, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। और ये रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे किसमें आपने लिखा है, फ्यूचर के परफेक्ट में लिखा है। किसमें लिखा है भाई, फ्यूचर के परफेक्ट में। तो परफेक्ट का परफेक्ट के बीच हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना।
बस यहां पर क्या किया गया है, चूंकि कंडीशन पास्ट में है तो इसको क्या किया गया है, पास्ट में कन्वर्ट किया गया है, यानी विल का वुड कर दिया गया है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब अगर इस सेंटेंस को गलत किया जाए तो भाई इस वुड को अगर विल कर दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो सीधे तौर पे आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी इफ से सेंटेंस लिखा जाए तो उसके दोनों पार्ट पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यानी कंडीशनल क्लॉज पे भी ध्यान देना है और उसका जो रिजल्ट वाला क्लॉज है, रिजल्ट वाला सेंटेंस है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और वो ध्यान ये देना है कि आपको सीधे तौर पे ये याद रखना है कि इफ को हम या तो इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और इंडेफिनिट में भी फ्यूचर में तो कभी इफ आ नहीं सकता क्योंकि वो कंडीशन की बात करता है। तो इंडेफिनिट में आएगा तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और तीसरी जगह जो होती है वो पास्ट के परफेक्ट में इफ को हम यूज करते हैं। यानी इफ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ को पास्ट इंडेफिनिट में, इफ को पास्ट परफेक्ट में, और उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए क्या होगा, रिजल्ट होगा। यानी इफ को अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे होंगे तो उसके लिए रिजल्ट किस में होगा, सिंपली फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। और अगर इफ को आपने पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा है तो उसके लिए रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में तो होगा, लेकिन वो फ्यूचर इंडेफिनिट कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। यानी वहां पर विल का वुड कर देंगे या शैल का शुड कर देंगे। और अगर इफ को आपने पास्ट के परफेक्ट में लिखा है तो रिजल्ट भी किस में आएगा, फ्यूचर के परफेक्ट में आएगा। और वो फ्यूचर परफेक्ट भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वहां पर भी आप क्या करेंगे, विल का वुड कर देंगे या शैल का शुड कर देंगे। तो तीनों फॉर्मेशन के अनुसार मैंने 3 सेंटेंसेस यहां पर लिखे, आपको समझाने की मैंने कोशिश करी, है ना। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बारे में जो जरूरी बातें और हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लें यहां पर, जिससे कि आपके एक आध प्रश्न एग्जाम में क्या हो सके, सॉल्व हो सके। अब यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो पास्ट परफेक्ट में जब हम इफ को लिखते हैं तो ऐसे सेंटेंस में कभी कभी इफ को हाइड कर दिया जाता है और सेंटेंस की शुरुआत किससे कर दी जाती है, हैड से भी कर दी जाती है। यानी इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, मैं लिख दूं आपके सामने, इसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर दूं, देख लें आप। यानी इफ को हटाकर आप उसे हैड से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हैड से। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, हैड आई गोन टू दिल्ली, है ना, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि अगर मैं दिल्ली गया होता तो मैं लाल किला देखा होता। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कभी कभी हैड से भी सेंटेंस की शुरुआत कर ली जाती है, तो आपको समझना ये चाहिए कि वो भी हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस ही है। लिहाजा दूसरी तरफ जो उसका रिजल्ट होगा वो किस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। अगर अब इसे इंडेफिनिट में लिख दिया जाए, आई वुड सी द रेड फोर्ट, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी तरह से उसका कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक बात और भी जान ले जो कि क्वेश्चंस में हमें दिख जाया करते हैं, वो ये, आपने कभी सुना होगा कि इमेजिनेशन बेस्ड भी सेंटेंस लिखे जाते हैं, और जहां पर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन वाली बात भी जो है ना किसके जरिए, एफ के जरिए लिखी जाती है। और वहां पर जो फॉर्मेशन अपनाया जाता है वो ये वाला जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा, कि वहां पर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में होता है और उसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, पास्ट में। लेकिन इमेजिनेशन वाले सेंटेंस को लेकर आपको एक जरूरी बात जो याद रखनी है, मैं थोड़ा सा रब कर दूं, एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब कभी भी हम इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में तो लिखा जाएगा, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा जो कि पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इतना तक तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका क्या हो, प्लूरल हो, वर्ब हर हाल में क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखूं इस तरह से, इफ आई वर अ लीडर आई वुड चेंज माय सोसाइटी, है ना। इफ आई वर अ लीडर आई वुड चेंज माई सोसाइटी। काश के ऐसा होता है कि मैं नेता होता तो मैं अपने समाज को क्या कर देता, चेंज कर देता। अब देखिए
यहां पर क्या किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि भाई इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हर हाल में क्या होगा, प्लूरल होगा। और हमने देखे यहां पर वर्ब लिखा भी है, जबकि आप सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा कि भाई आई के साथ जो वर्ब यूज किया जाता है वो वॉज यूज किया जाता है। ही और शी के साथ भी वॉज आप यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से आई के साथ भी क्या किया जाता है, वॉज यूज किया जाता है। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, वर्ब लिखा, और ये पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। एग्जाम में कभी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर इस वर्ब को क्या किया जाता है, वॉज लिख दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और ये सेंटेंस हमारा ऊपर वाला बिल्कुल जो पहले मैंने लिखा था वो बिल्कुल सही था कि भाई इफ आई वर अ लीडर आई वुड चेंज माई सोसाइटी, कि काश के ऐसा हो जाए कि मैं नेता बन जाऊं या मैं नेता होता तो मैं क्या करता, अपने समाज को क्या कर देता, मैं चेंज कर देता, बदल देता। ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक बात आपके मन में आ रही होगी, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो ये कहा कि भाई कंडीशन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है जब इमेजिनेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने तो इफ आई वर अ लीडर लिख रखा है, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट कहां से आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो आप में से कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आया नहीं भाई, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन आपको समझना चाहिए ये जो वॉज या वर हमारा होता है ना, ये दरअसल वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। और ये किसका सेकंड फॉर्म है आपको समझना चाहिए, बी का सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर। यानी ये जो वॉज और वर आप लिखते हैं ये दरअसल वी का ही क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। यानी वर्ब का फॉर्म क्या है, बी, वॉज या वर या बीन। यानी ये वॉज और वर्ब जो है ये दरअसल क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया है, तो इसे खुले तौर पे आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बात को समझ में आ रही होगी। तो जरूरी बात जो हमें याद रखनी है किसको लेकर, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस को लेकर, वो ये कि इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हर हाल में क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, जैसा कि मैंने यहां पे वर्ब लिखा है। और अक्सर इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में वर्ब को सिंगुलर लिखकर आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर भी आपको एक बात समझनी चाहिए, वो ये कि जैसे कि अभी मैं हैड की केस में कह रहा था कि हैड को स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं और इफ को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और वो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही रहता है। ठीक उसी तरह से जहां पर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में भी वर्ब से सेंटेंस को क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, और इफ को रिमूव किया जा सकता है। यानी आप इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हैं कि वर, है ना, वर आई अ लीडर आई वुड चेंज माई सोसाइटी। और ये भी उतना ही सही है जितना कि आपने इफ से लिखा है ना। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। बाकी इफ को लेकर एक बात और भी जान लें, हमें से बहुत लोगों ने सपोजिंग को सुना है और सुनते भी रहते हैं, ये कोई है ना बहुत ही नई सी बात नहीं, बहुत ही पुरानी सी बात है ना। लेकिन हम लोग इसके यूज में क्या करते हैं, गलती करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि भाई सपोजिंग और इफ का मामला क्या है, जबकि हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से भाई इफ कंडीशन की बात करता है ठीक उसी तरह से सपोजिंग भी कंडीशन की बात करता है। लिहाजा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सपोजिंग और इफ को कभी भी दोनों को एक साथ हम यूज नहीं करेंगे। और एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि सपोजिंग और इफ को दोनों को एक साथ लिखकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे जहां जहां आपने इफ का यूज किया है वहां वहां इफ के साथ वो क्या करेगा एक बोर्ड कि सपोजिंग भी यूज कर लेगा। जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है इफ आई वर अ लीडर आई वुड चेंज माई सोसाइटी, है ना। अब इसी में अगर इफ के साथ सपोजिंग यूज कर लिया जाए, इस तरह से लिख दिया जाए सपोजिंग इफ आई वर अ लीडर आई वुड चेंज माई सोसाइटी, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसलिए गलत होगा मेरे भाई कि जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर दो सेंटेंसेस होते हैं, एक कंडीशन होता है और दूसरा क्या होता है, रिजल्ट होता है। और हमें यह पता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपने इफ का प्रयोग कर लिया तो साथ में आप सपोजिंग को नहीं कर सकते। क्यों, इसलिए कि सपोजिंग भी उतना ही वैसा ही कंजंक्शन है जैसा कि
इफ है, लिहाजा दोनों को एक साथ अगर आप यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा, अननेसेसरी यूज होगा, रिडंडेंट यूज होगा, लिहाजा दोनों को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी कभी कभी है ना हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, चूंकि है ना अक्सर बोलचाल में हम लोग जो है सपोजिंग और इफ को एक साथ यूज कर लेते हैं, लिहाजा उसी तरह से एग्जाम में भी हमें दे दिया जाता है। तो इससे आपको बिल्कुल सतर्क रहना है कि जहां पर भी सपोजिंग और इफ दोनों को एक साथ लिख कर दिया गया हो तो वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जहां जहां इफ का प्रयोग करते हैं आप, उसी इफ की जगह पे इफ के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप सपोजिंग का यूज कर सकते हैं। यानी सपोजिंग और इफ को दोनों को एक साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर दोनों को आपने एक साथ प्रयोग किया तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यानी वहां पर यूज कैसा माना जाएगा, सुपरफ्लुअस यूज माना जाएगा, यानी आपने शब्दों का बेजा प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए इफ के बारे में जो मुझे बात करनी थी, मैंने कुछ 2-4 सेंटेंसेस से आपको समझाने की कोशिश करी। हालांकि इफ की कड़ी में मैं आगे और भी बात करूंगा, मैं एज इफ के यूज को लेकर बात करूंगा और उसी मीनिंग के लिए एज दो का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसे मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूं, अगली क्लास में मैं आपसे बात करूं। चूंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू।